में घिर गया। उन्होंने त्योहारों के बीच मंगलसूत्र के इस विज्ञापन में एक महिला और पुरुष को कम कपड़ों में दिखाया, लेकिन विज्ञापन के इसी तरीके को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने गलत करार दिया, साथ ही इसे धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला भी बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके तहत 15 दिसंबर तक 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को 100% टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में कुछ बदमाश एक एटीएम से नकदी की ट्रे लेकर फरार हो गए। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया कि उन्होंने कितने पैसे चुराए। टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और अभिनेत्री नफीसा अली गोवा की राजधानी पणजी में एक कार्यक्रम के दौरान टीएमसी में शामिल हो गए। इस मौके पर वहां पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ केदारनाथ पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा की। दिल्ली कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में 1984 के दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को शामिल किए जाने पर सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने टाइटलर को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए जाने पर तंज कसा और इसे कांग्रेस का सिख विरोधी रुख करार दिया। नमक छिड़कने का काम अगर किसी ने किया है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने किया। पंजाब चुनावों की तेज होती आहट के बीच मौका मिला तो अकाली दल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी है ऐसे फैसले लेती है जो पंजाब विरोधी और सिख विरोधी है। हालांकि टाइटलर पर लिए गए फैसले की वजह बताकर कांग्रेस ने दोनों दलों के आरोपों पर फौरन पलटवार किया। आज देश के अलग अलग राज्यों में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 3 लोकसभा सीटों में मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल प्रदेश की मंडी और दादरा और नागर हवेली की एक सीट शामिल है। यही नहीं, 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी आज वोट डाले जाएंगे। बंगाल की दिनहाटा, शांतिपुर, खदाहा और गोसाबा, तेलंगाना की हजूराबाद, राजस्थान की वल्लभनगर और दारियाबाद, मध्य प्रदेश की रैगांव, जोबाट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट, कर्नाटक की हंगल और सिंदगी सीट, हिमाचल प्रदेश के अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई, हरियाणा की एलनाबाद सीट और बिहार की तारापुर और कुशेश्वर स्थान उन 29 सीटों में शामिल है जहां आज वोट डाले जाएंगे। तो आज वोट डाले जाएंगे 29 विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है। असम की इसमें 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं जहां पर आज उपचुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें हैं और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। होने वाले उपचुनाव को रद्द करने की मांग की। कांग्रेस ने वहां टीआरएस और बीजेपी पर कुछ लोगों को नोट बांटने का आरोप लगाया। साथ ही चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की जांच करने की भी मांग उठाई। सरकार ने दिवाली से पहले ईपीएफओ के खाता धारकों पर बड़ा फैसला लिया। वित्त मंत्रालय ने पीएफ खाते पर 8.5% ब्याज दर को बरकरार रखा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के बठिंडा में कई कारोबारियों से मुलाकात की और उन्हें राज्य में व्यापार करने के लिए सुरक्षित माहौल देने का वादा किया। वो छोटा व्यापारी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उत्तराखंड और कुछ दूसरे राज्यों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे एक ट्रक को दिल्ली से रवाना किया गया। इसे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हरी झंडी दिखाई। ये दवाइयां और दूसरी राहत सामग्री वहां आपदा प्रभावित लोगों के बीच बांटी जाएगी। आपदा की स्थिति में लोगों को सहयोग किया जाएगा। चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती रजनीकांत की सेहत में सुधार बताया गया। हालांकि अभी उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलेगी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने यूपी की मंडियों में किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए। हम वही किसान देखना चाहते हैं जिसकी रीढ़ की हड्डी दिख रही है, जिसकी हड्डियां यहाँ जो नंगा भूखा है, हम वही किसान देखना चाहते हैं अपने देश में। वरुण गांधी का ये बयान बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव को नागवार गुजरा। वरुण गांधी का भाजपा से मन उबर गया है। भाजपा ने उनको इतना कुछ दिया है, इसके बाद भी इस प्रकार से भाजपा की नीति के खिलाफ बोलना ये उचित नहीं है।
गोवा दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला बोला। अपने भाषण में ममता ने कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का जिक्र भी किया। But they contested so many times, 70 years, 60 years, 65 years. What they have done? Last time, even their MLAs went to BJP to form the government. हालांकि कांग्रेस ने ममता बनर्जी की दलीलों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। कौन छोड़ रहा है, कौन नहीं छोड़ रहा, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी गोवा में की जो थी कांग्रेस से शामिल हो गई। इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए दिल्ली में। ये अजीब सी बातें हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दतिया पहुंची, जहां उन्होंने पीताम्बरा पीठ में पूजा की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल की गई। इसमें सुरक्षा बल ने वहां अचानक हुए एक बम धमाके के बाद यात्रियों को बचाने और आरोपियों को पकड़ने का अभ्यास किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक फिर ट्रेड फेयर लगेगा। पिछले साल कोरोना संकट की वजह से इसका आयोजन नहीं हो पाया था। जयपुर में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि बाजरे की खरीदारी एमएसपी पर करने में राजस्थान सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन राजस्थान सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना, खरीद करनी, वो हो नहीं रही है। केंद्र सरकार ने बाजरे के लिए 1 क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपए तय किया है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि एमएसपी पर खरीदारी नहीं होने से किसान इसे खुले बाजार में 1300 रुपए से भी कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। तो मुख्यमंत्री जी को दस्तक देने आए हैं, दरवाजे पर बैठे हैं कि अवलंब खरीद केंद्र खोले जाए, एमएसपी पे हरियाणा की तर्ज पर बाजरा खरीदा जाए। दिल्ली पुलिस की तरफ से केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में एक बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के साथ बैडमिंटन भी खेला। ये बैडमिंटन चैंपियनशिप कई राज्यों की पुलिस टीमों के बीच खेली जा रही है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस कारोबारी के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की। परिवार का दावा है कि गोरखपुर के एक होटल में मनीष की मौत के बाद राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, लेकिन सीबीआई ने अभी तक ये केस अपने हाथ में नहीं लिया। अब अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की रिकॉर्ड 105 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी और इस पर खुशी जताई। पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल ने शोएब अख्तर के साथ हुई बदसलूकी के बाद आरोपी एंकर को हटा दिया। इस पर पीटीवी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया, जिसमें एंकर के अलावा शोएब को भी चैनल पर नहीं दिखाने की बात लिखी गई। लेकिन शोएब ने इस ट्वीट पर नाराजगी जताई और साफ किया कि वो खुद टीवी प्रोग्राम छोड़कर उठकर गए थे। ऐसे में उन्हें हटाने का सवाल ही नहीं उठता। कुछ दिन पहले T20 वर्ल्ड कप पर हो रहे एक डिबेट शो में एंकर और शोएब के बीच बहस हो गई थी, जिसके बाद एंकर ने शोएब को स्टूडियो से बाहर जाने के लिए कह दिया था। लखनऊ पहुंचे अमित शाह ने अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ हमले किए और सवाल पूछते हुए उन पर आरोप लगाया कि संकट के समय वो उत्तर प्रदेश की जनता के बीच नहीं पहुंचे। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे? इसका हिसाब दे दीजिए। जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी से उसी अंदाज में सवाल पूछने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने कौन सा अपना काम किया? कोरोना महामारी में जिसने बेईमानी कर ली हो, सारे विभाग लूट लिए हों, वो लोग बता रहे हैं। फैशन डिजाइनर सब्यसाची का नया ज्वेलरी कलेक्शन का विज्ञापन विवादों में घिर गया। उन्होंने त्योहारों के बीच मंगलसूत्र के इस विज्ञापन में एक महिला और पुरुष को कम कपड़ों में दिखाया, लेकिन विज्ञापन के इसी तरीके को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने गलत करार दिया। साथ ही इसे धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला भी बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके तहत 15 दिसंबर तक 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को 100% टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में कुछ बदमाश एक एटीएम से नकदी की ट्रे लेकर फरार हो गए। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया कि उन्होंने कितने पैसे चुराए। टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और अभिनेत्री नफीसा अली गोवा की राजधानी पणजी में एक कार्यक्रम के दौरान टीएमसी में शामिल हो गए। इस मौके पर वहां पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ केदारनाथ पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा की। दिल्ली कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में 1984 के दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को शामिल किए जाने पर सियासी घमासान छिड़ गया।
बीजेपी ने टाइटलर को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए जाने पर तंज कसा और इसे कांग्रेस का सिख विरोधी रुख करार दिया। नमक छिड़कने का काम अगर किसी ने किया है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने किया है। पंजाब चुनावों की तेज होती आहट के बीच मौका मिला तो अकाली दल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी है ऐसे फैसले लेती है जो पंजाब विरोधी और सिख विरोधी है। हालांकि टाइटलर पर लिए गए फैसले की वजह बताकर कांग्रेस ने दोनों दलों के आरोपों पर फौरन पलटवार किया। जो भी सांसद रहे हो दिल्ली से वो परमानेंट इनवाइटी होंगे। इन्हें कुछ ज्ञान है नहीं, अल्प ज्ञानी आदमी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने डिजिटल इंडिया शुरू करने और इसे सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन की तारीफ की। ये कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के बतौर सीएम और फिर पीएम रहते हुए सत्ता में 20 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया। आप एक भी काम ऐसा नहीं बतला सकते जो उन्होंने कहा हो किया न हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी से राष्ट्रीय G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रोम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री जब रोम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे तो वहां रहने वाले भारतीयों की भारी भीड़ उमड़ गई। और जैसे ही प्रधानमंत्री उस भीड़ की ओर पहुंचे, कुछ लोगों ने शिव तांडव स्रोत का एक हिस्सा सुनाना शुरू कर दिया। फिर भक्ति और देशभक्ति दोनों के नारे लगने लगे। भारत माता की जय। इसके बाद प्रधानमंत्री ने रोम में आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले एक व्यक्ति से बात की। वहीं कुछ गुजरात की पृष्ठभूमि वाले लोग भी वहां पहुंचे, जिन्होंने गुजराती में प्रधानमंत्री से हालचाल पूछ लिया। थैंक यू सो मच। भीड़ में मौजूद छोटे बच्चों को भी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री जब वहां से निकले तो भी बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में नारेबाजी करते दिखे। वहां की पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए थे। भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें रोककर भारत माता की जय के नारे लगवाए। भीड़ में शामिल ज्यादातर लोग हाथों में तिरंगा झंडा लेकर पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली पहुंचे पीएम मोदी आज वेटिकन सिटी जाकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे। पोप फ्रांसिस वेटिकन के राष्ट्राध्यक्ष और ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे वेटिकन जाकर पोप से मिलेंगे। इसके बाद दोपहर 3:15 पर वो G20 सम्मेलन के पहले सेशन में शिरकत करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। शाम 5:30 बजे से इनकी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होगी। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और सिंगापुर के पीएम से मुलाकात करेंगे। रात 10:30 बजे वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले कल पीएम मोदी ने इटली के पीएम मारियो ड्रागी से मुलाकात की। दोनों के बीच कोरोना और महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के तरीकों पर चर्चा हुई। यही नहीं, बैठक में जलवायु परिवर्तन पर भी बात हुई। इटली के पीएम ने भारत में तेजी से हुए वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इटली के पीएम के साथ हुई मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इटली के पीएम से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि रोम में पीएम मारियो ड्रागी से मुलाकात करके अच्छा लगा। हमने भारत और इटली के बीच दोस्ती को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। हमारे बीच आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को और ऊंचाई पर ले जाने की बहुत संभावना है। साथ ही एक ऐसे ग्रह के लिए मिलकर काम करना है जहां पर्यावरण और बेहतर हो। The meeting with the President of the European Commission Council, as well as the meeting that has just been held with the Prime Minister of Italy, His Excellency Mr. Mario Draghi, the main issues of discussion were those really, if you look at it, those that relate to the G20 summit. And there was a discussion on the issue of health recovery, recovery from COVID, economic recovery at a global level. There was a discussion on climate change issues. पीएम मोदी भारतीय समुदाय और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार से जुड़े लोगों से मिले।
पीएम मोदी से मिलने के बाद अलग अलग समुदाय के लोगों ने खुशी जाहिर की और उनसे हुई बातों को साझा किया। पीएम मोदी ने किसी से तमिल में बात की तो किसी ने पीएम मोदी को रामायण गिफ्ट की। सिख समुदाय के एक सदस्य के पीएम मोदी ने पंजाबी में हालचाल भी पूछा। वहां पीएम ने एक यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक से भी मुलाकात की और भारतीय संस्कृति वहां के छात्रों को बताने के लिए उनकी बड़ाई भी की। प्रधानमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और उन्होंने हमसे पूछा कि हमारे काम के बारे में इटालियन विश्वविद्यालय में और इसके अलावा थोड़ी अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ी बातचीत हुई थी। पाकिस्तान में सोने के दाम ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। खबर है कि पाकिस्तान के कई शहरों में 24 कैरेट वाले सोने के 1 तोले की कीमत 1,32,000 रुपए तक पहुंच गई। यानी वहां के लोग 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए 1,32,000 रुपए चुका रहे हैं, पाकिस्तानी रुपए। पाकिस्तान में सोने के कारोबारियों ने बताया कि पिछले कुछ साल में गिरावट दर्ज करने के बाद वहां सोने का कारोबार अब तक के सबसे ऊंचे भाव पर हो रहा है। वहां रोजाना सोने की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। एक दिन पहले ही सोने के दाम करीब 4,000 रुपए प्रति तोला बढ़े थे। सोने की इन कीमतों से पाकिस्तान में कारोबारी और ग्राहक दोनों परेशान हैं और इसके पीछे पाकिस्तानी करेंसी में, पाकिस्तानी रुपए में गिरावट को भी एक वजह माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आतंक का पर्याय बने 5,50,000 के इनामी डकैत गौरी यादव को यूपी एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। चित्रकूट के बाहिलपुरवा थाना इलाके में हुई इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग हुई, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी यूपी एसटीएफ के जवानों ने इसे भागने का मौका नहीं दिया और काफी देर की फायरिंग के बाद उसे मार गिराया। तो मुठभेड़ में बदमाश गौरी यादव ढेर हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी एसटीएफ को यह कामयाबी मिली है। मारे गए बदमाश से AK-47 भी बरामद की गई है। तो यूपी और मध्य प्रदेश में आतंक का पर्याय बने 5,50,000 के इनामी डकैत गौरी यादव को यूपी एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। चित्रकूट के बाहिलपुरवा थाना इलाके में हुई इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग हुई, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी यूपी एसटीएफ के जवानों ने इसे भागने का मौका नहीं दिया और काफी देर की फायरिंग के बाद उसे मार गिराया। यूपी के मेरठ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां उधार हुई दी गई एक रकम को वसूलने के लिए दुकान पर कुछ लोग पहुंचे और इनके बीच आपसी बहस के बाद जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान दुकान मालिक ने कुछ रुपए उधार लिए थे, जिन्हें वापस लेने के लिए सूदखोर ने कुछ लड़कों को उसकी दुकान पर भेज दिया और जैसे ही वो वहां पहुंचे मामला गर्मा गया। बातचीत पहले धक्का मुक्की में बदली और फिर देखते ही देखते वहां हाथापाई शुरू हो गई। ये सारा हंगामा वहां एक दूसरी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें 2 झुंड एक दूसरे पर लात घूंसों की बौछार करते दिखाई दिए। इस दौरान उन लोगों ने दुकान की कुर्सियों और बाकी सामान से भी एक दूसरे पर हमला बोला। 1-2 लाख रुपए करीब थे वो लेने गए थे, तो उन्होंने गाली गुफ्तार हो गई, इसमें हाथापाई हो गई। लड़ाई के दौरान जिसके हाथ जो लगा उसे ही हथियार बना लिया गया। किसी ने लाठी से हमला किया तो कोई लोहे का सरिया लेकर दूसरे पर टूट पड़ा। इस मारपीट से बाजार में मौजूद बाकी लोग भी डर गए और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। ज्यादातर लोग तो इसके बाद वहां से भाग निकले, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं। वहां पर वो सहकारिता विभाग के मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी का दावा है कि जनसभा में करीब 50,000 लोग जुटेंगे। साथ ही 600 LED स्क्रीन पर गृह मंत्री के कार्यक्रम का प्रसारण भी होगा। जनसभा के बाद वो बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, जिलाध्यक्षों और विधानसभा चुनाव प्रभारी, सह प्रभारियों की मीटिंग लेंगे। अमित शाह हरिद्वार के देव संस्कृत विश्वविद्यालय में शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष पर हो रहे एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। समीर वानखेड़े पर हमला करते हुए नवाब मलिक ने फैशन टीवी के कंट्री हेड काशिफ खान को को भी चपेट में ले लिया। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि काशिफ खान ड्रग्स और पोर्नोग्राफी का दुनिया भर में धंधा करते हैं और क्रूज पर हुई पार्टी में मौजूद भी थे, लेकिन समीर वानखेड़े के नजदीकियां होने के कारण उन पर एनसीबी ने कोई कार्रवाई नहीं की।
जबकि छापेमारी के वक्त भी काशिफ खान क्रूज पर मौजूद थे। नवाब मलिक ने ट्विटर पर पार्टी का एक वीडियो भी डाला जिसमें काशिफ खान डांस करते हुए दिखे। नवाब मलिक ने इससे पहले भी एक दाढ़ी वाले का जिक्र कर सनसनी फैलाई थी। दावा है कि वो दाढ़ी वाला कोई और नहीं काशिफ खान ही है। पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। नाम सामने आते ही काशिफ खान ने सफाई देने में देर नहीं की। मैंने अपने खाने के पीने के सबके पैसे भरे। मैं उस क्रूज पे जैसे 1800 दूसरे क्लाइंट थे वैसे भी मैं एक क्लाइंट था। मैं ये क्रूज ना ऑर्गेनाइज किया हूँ ना मेरा कोई इस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन है। समीर वानखेड़े ने भी आरोपों को खारिज कर दिया। बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई एंड आई कैन नॉट कमेंट। इस बीच पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी के नेताओं ने समीर वानखेड़े के समर्थन में और नवाब मलिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का पहला तैरता ओपन सिनेमा शुरू किया गया। इस ओपन सिनेमा में फिल्म कश्मीर की कली दिखाई गई। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम हुआ जिसमें लेजर शो का भी आयोजन किया गया। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग शिकारे और उस पर पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद कलाकारों ने समा बांध दिया। डल झील के बीचों बीच सिनेमा शुरू किए जाने से पहले शिकारा कार्निवल का भी आयोजन हुआ। ओपन सिनेमा की खास बात यह है कि इसमें लोग डल झील पर आनंद लेते हुए फिल्म देख सकते हैं। इसके लिए एक बड़े हाउस बोट को सिनेमा स्क्रीन में बदल दिया गया है जिसमें एक साथ सैकड़ों लोग शिकारे में बैठे बैठे फिल्म का आनंद ले सकते हैं। यह ओपन थिएटर वहां के पर्यटन विभाग की तरफ से बनाया गया। महाराष्ट्र के जालना से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां दिन दहाड़े एक बैंक में घुसे कुछ बदमाशों ने लाखों रुपए लूट लिए, लेकिन उनकी यह हरकत बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बैंक के अंदर घुसे 2 बदमाश हथियार लहराते दिखे, जबकि तीसरा बदमाश अपने कंधे पर एक बैग लिए कैश काउंटर की तरफ बढ़ता नजर आया। इस बीच उन दोनों बदमाशों ने हथियारों का डर दिखाकर बैंक स्टाफ और वहां मौजूद ग्राहकों को एक कोने में खड़ा करवा दिया। डरे सहमे वो लोग अपने दोनों हाथ ऊपर कर बदमाशों के इशारे पर एक कोने में चले गए। इस दौरान एक बदमाश जो मुंह पर सफेद रुमाल बांधे हुए था वो पिस्तौल के दम पर सभी को धमकाता दिखा। तभी एक बैंक कर्मी आगे बढ़ा, लेकिन उसे भी धक्का देते हुए बंधक बना लिया गया। आरोप है कि ये तीनों बदमाश 25 लाख रुपए कैश और 75 लाख के जेवरात लेकर बैंक से भाग गए। आज देश के अलग अलग राज्यों में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 3 लोकसभा सीटों में मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल प्रदेश की मंडी और दादरा और नगर हवेली की एक सीट शामिल है। यही नहीं, 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी आज वोट डाले जाएंगे। बंगाल की दिनहाटा, शांतिपुर, खरदाहा और गोसाबा, तेलंगाना की हजूराबाद, राजस्थान की वल्लभनगर और धारियाबाद, मध्य प्रदेश की रैगांव, जोबाट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट, कर्नाटक की हंगल और सिंदगी सीट, हिमाचल प्रदेश की अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई, हरियाणा की एलनाबाद सीट और बिहार की तारापुर और कुशवेश्वर स्थान उन 29 सीटों में शामिल है जहां आज वोट डाले जाएंगे। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने T20 विश्व कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के आरोप में गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग की, जिससे बजरंग दल का गुस्सा फूट पड़ा और बजरंग दल के कार्यकर्ता महबूबा मुफ्ती का पुतला लेकर शहर के एक चौराहे पर पहुंच गए। बाद में इन कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती के पुतले फूंके और पाकिस्तान के इशारे पर हिंसा फैलाने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ भी नारेबाजी की। बजरंग दल ने पाकिस्तान का समर्थन करने वालों को आतंकी संगठनों का हिमायती करार दिया। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच ममता सरकार ने कहीं राहत दी तो कहीं उससे जुड़ी पाबंदियों का समय बढ़ा दिया। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि राज्य में राहत के साथ कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया और बंगाल में नाइट कर्फ्यू भी अगले आदेश तक जारी रहेगा। हालांकि काली पूजा और छठ पूजा के लिए नाइट कर्फ्यू से लोगों को राहत भी दी गई, जिसके तहत 2 से 5 नवंबर और फिर 10 और 11 नवंबर को नाइट कर्फ्यू में छूट मिलेगी। साथ ही लोकल ट्रेनें भी 50% क्षमता के साथ चलती रहेंगी। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों को 16 नवंबर से खोलने का आदेश बरकरार है। जेएनयू में होने वाले एक वेबिनार पर विवाद खड़ा हो गया। इस वेबिनार के लिए भेजे गए
इन्विटेशन में लिखा गया कि कश्मीर पर भारत का कब्जा है। इस पर विवाद होने के बाद वेबिनार रद्द कर दिया गया। जेएनयू का सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडीज इस वेबिनार का आयोजन करने वाला था, जिसमें आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में चुनौतियों पर चर्चा होनी थी, लेकिन वेबिनार के इन्विटेशन में कश्मीर पर भारत का कब्जा बता दिया गया। जेएनयू टीचर्स फोरम ने ट्विटर पर इस वेबिनार का इन्विटेशन डालते हुए इसे देश विरोधी बता दिया। टीचर्स फोरम ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से वेबिनार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई। इस विवाद पर जेएनयू प्रशासन की तरफ से आए बयान में कहा गया कि उनसे इस वेबिनार के लिए इजाजत नहीं ली गई थी। अपने नए फोन की कीमत का ऐलान कर दिया। फोन दिवाली से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी का दावा है कि यह फोन सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा, जिसे केवल 1999 रुपए देकर किसी भी जियो स्टोर से लिया जा सकेगा। हालांकि इस कीमत पर फोन खरीदने के बाद फोन की बाकी की कीमत आसान किस्तों में देनी होगी। इसके लिए भी कंपनी ने 18 महीने और 24 महीने के अलग अलग प्लान बनाए हैं। जियो फोन खरीदने के लिए लोगों को रिलायंस जियो की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। इस फोन के लिए गूगल ने खास तौर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, जिसका नाम है प्रगति। फोन को गूगल और जियो ने मिलकर ही तैयार किया है, जिसे भारतीय ग्राहकों को ही ध्यान में रखकर बनाया गया। भारत की किसी भी भाषा में बोलकर फोन में वॉइस असिस्टेंट के फीचर का इस्तेमाल मुमकिन है। इसके अलावा किसी भी भारतीय भाषा में स्क्रीन पर लिखी जानकारियों को ट्रांसलेट भी किया जा सकता है। वहीं दावा किया जा रहा है कि इस फोन का कैमरा भी शानदार होगा। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में होने वाली जलवायु परिवर्तन बैठक के पहले वहां अनोखे तरीके से विरोध जाहिर किया गया। इसके लिए वहां कई लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने कागज के बड़े बड़े कटआउट पर आग की तस्वीर बनाई। साथ ही एक बड़े से बैनर पर क्लाइमेट इमरजेंसी हटाने की बात लिखी। उन लोगों ने वहां धुएं और आग के जरिए समस्या की गंभीरता दिखाने की कोशिश की। बताया गया कि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं और इसी वजह से वहां ये विरोध प्रदर्शन किया गया। उत्तर कोरिया में खाने का संकट गहराया तो वहां के शासक किम जोंग उन ने अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया। News18.com की रिपोर्ट है कि किम जोंग उन ने अपने देश के लोगों को आदेश दिया कि वो 2025 तक कम खाएं, क्योंकि उत्तर कोरिया में सप्लाई की भारी कमी की वजह से खाने पीने की चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। ऐसे में लोगों की मांग पूरी ना हो पाने की वजह से भुखमरी का संकट बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद किम जोंग उन ने चीन के साथ नए सिरे से व्यापार की शुरुआत होने तक इस समस्या के बने रहने का अंदेशा जताया। माना जा रहा है कि चीन के साथ उत्तर कोरिया के व्यापारिक रिश्ते की शुरुआत 2025 से पहले संभव नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से उत्तर कोरिया ने चीन से जुड़ी अपनी सीमाओं को बंद कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को मार गिराया। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस ने गोगी गैंग के बदमाश दीपक को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इस दौरान 2 पुलिस वाले भी गोली लगने से घायल हो गए। राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई और पुलिस दफ्तरों में पूजा स्थल बनाने पर रोक लगाने का विरोध किया गया। राजस्थान सरकार ने 2 दिन पहले पुलिस थाना परिसरों और पुलिस दफ्तरों में नए पूजा स्थल बनाने पर रोक लगा दी थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत की आशंका जताई गई। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में पुलिस ने एक महिला की हत्या के आरोप में उसके पति समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कौशाम्बी बॉर्डर के पास एक माल ढोने वाली गाड़ी की बेकाबू रफ्तार 7 लोगों के लिए जान की दुश्मन बन गई। इनमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें बहुत तेजी से आती गाड़ी एक दीवार में जाकर घुसती दिखाई दी। बताया गया कि दीवार में भिड़ने से पहले इसने सड़क किनारे खड़े 7 लोगों को निशाना बनाया और फिर टकराकर वहां रुक गई। हादसे के बाद सड़क पर खून के धब्बे दिखाई दिए, जबकि घायलों को फौरन अस्पताल भिजवा दिया गया, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई। घायलों को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। मृतकों का पंचनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है। दावा किया गया कि गाड़ी की रफ्तार पर काबू न होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिससे वहां खड़ी मोटरसाइकिल और बाकी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इसके बाद वहां लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, जिन्होंने पुलिस थाने का घेराव कर लिया। इस हंगामे की वजह से काफी देर तक हाईवे भी जाम रहा। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की अब से कुछ घंटों के बाद रिहाई हो सकती है। नियमों के मुताबिक सुबह 5:30 बजे भी आर्थर रोड जेल की जमानत पेटी खोली गई। सुबह 5:30 बजे जमानत पेटी खोलने के बाद 7 बजे जेल खुलती है, जबकि जेल का दफ्तर 9 बजे खुलता है। यानी अगर आर्यन खान की जमानत के पेपर जेल प्रशासन के पास पहुंच भी गए तो उन पर कार्रवाई 9 बजे दफ्तर खुलने के बाद ही होगी।
ऐसे में बस कुछ और घंटे आर्यन खान को जेल में बिताने होंगे। औसत रोड जेल की जमानत पेटी तड़के सुबह 5:30 बजे के करीब एक बार फिर खुली और इसमें जो बंद रिलीज ऑर्डर थे उन्हें जेल प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, जेल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए अंदर ले जाया गया है। सबसे अहम बात यह है कि आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे का साफ तौर पर कहना है कि रिलीज ऑर्डर जो हैं वो जेल प्रशासन तक पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं जो रिहाई की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। और क्योंकि जो जेल प्रशासन है उसका कामकाज जो है वो तड़के सुबह भले ही 5:30 बजे जमानत पेटी से जो रिलीज ऑर्डर होते हैं वो अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन जेल में प्रशासनिक कामकाज सुबह 9 बजे से शुरू होता है। लिहाजा अगर रिलीज ऑर्डर अंदर भी पहुंच गया है तो ऐसे में उनके आर्यन खान के जो रिलीज की प्रक्रिया है यानी रिहा करने की प्रक्रिया है वो 9 बजे के बाद ही शुरू होगी। सबसे अहम बात यह है कि कल देर शाम 5:30 बजे जब ये पेटी खोली गई थी तब तक आर्यन खान के रिलीज ऑर्डर अंदर नहीं पहुंच पाए थे। सबसे अहम बात यह है कि दिन में 4 बार ये पेटी खुलती है। हर रोज की तड़के सुबह पहले जब ये पेटी खुलती है तो वो 5:30 बजे का वक्त होता है, इसके बाद 10:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे और फिर एक बार शाम को 5:35 पर आखिरी बार ये जामीन पत्र पेटी खुलती है। ऐसे में आज किसी भी तरह से जो है आर्यन खान को बाहर निकालने के लिए जो कल से कोशिश की जा रही थी लगातार, उसके मद्देनजर आज तड़के सुबह जो जामीन पेटी में से 15 तकरीबन जो रिलीज ऑर्डर निकाल कर अंदर जेल प्रशासन तक पहुंचाए गए हैं, संभावित तौर पर उसमें आर्यन खान का भी रिलीज ऑर्डर मौजूद है। निश्चित तौर पर उनके वकीलों ने जो लीगल टीम है उसने साफ तौर पर कह दिया है कि रिलीज ऑर्डर जेल के प्रशासन तक पहुंच चुके हैं और तकरीबन 10 बजे से लेकर 12 बजे तक यानी कि दोपहर से पहले आर्यन खान सलाखों से बाहर होंगे, जेल से बाहर होंगे और अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले कल क्रूज ड्रग्स केस में जमानत की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई नहीं हो पाई। ड्रग्स केस में कोर्ट से जमानत मिलने और जूही चावला के जमानती बनने के बावजूद आर्यन खान की रात जेल में बीती, क्योंकि आर्यन खान की जमानत के कागज कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक शाम 5:30 बजे तक ऑर्थर रोड जेल नहीं पहुंच पाए। जेल में तय वक्त पर जब जमानत बॉक्स खोला गया तो आर्यन का रिलीज ऑर्डर इसमें नहीं था, जिसके बाद उनकी रिहाई नहीं हो पाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को गुरुवार को ही जमानत दे दी थी, लेकिन नियमों के मुताबिक हाईकोर्ट का ऑर्डर एमजीपीएस कोर्ट पहुंचा। इसके बाद जूही चावला आर्यन खान की जमानती बनी और कोर्ट में सिक्योरिटी बॉन्ड भरा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में पूरा करने में काफी वक्त लग गया और आर्यन खान का रिलीज ऑर्डर शाम 5:30 बजे तक जेल नहीं पहुंच पाया। हालांकि अब उम्मीद है कि अब से कुछ ही घंटों बाद आर्यन खान जेल से बाहर आ जाएंगे। हमारे सहयोगी आशीष सिंह लाइव मौजूद है आर्थर रोड जेल के बाहर से। आशीष, बताइए कितनी देर में उम्मीद की जाए कि आर्यन खान जेल से बाहर आएंगे, कितनी फॉर्मेलिटीज अभी बची हैं? जी, आर्यन खान की जो लीगल टीम है उसने साफ तौर पर बता दिया है, सतीश मान शिंदे उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि रिलीज ऑर्डर इस वक्त आर्थर रोड जेल में जो जमानत पेटी है वहां पर पहुंचे हैं और उस जमानत पेटी से सीधे ही रिलीज ऑर्डर अंदर पहुंच चुका हुआ है। लिहाजा जो प्रशासनिक कामकाज जो जेल का होता है वो तकरीबन 9 बजे शुरू होता है, यानी कि 9 बजे से प्रशासनिक कामकाज जो शुरू होगा तो जो 15 रिलीज ऑर्डर अंदर पहुंचे हैं उसमें से जो 15 रिलीज ऑर्डर पहुंचे उसमें से आर्यन खान का जो रिलीज ऑर्डर है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वो पूरे किए जाएंगे और इसके